हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है एनडीए अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एनडीए मॉक सीरीज का लेकर आया हूं अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 7। और आज भी मैं आपको बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ सेशन को पूरा देखना होगा। तो सेशन स्टार्ट हो इससे पहले आप सेशन को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट द मॉक सीरीज क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। यहां क्या दिया है? यहां आपको टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है ना। और उस बेसिस पे आपको यहां 4 ऑप्शन दिया है और आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो बताइए क्या होगा आंसर। अब पहली बात यह है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का मतलब जो डिस्टेंस और या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है, बताइए। तो यहां आपने देखा कि एक एक्सिस पे तो क्या है, टाइम है, और दूसरे एक्सिस पे क्या है बताइए, पोजीशन है। पोजीशन कह लो, डिस्प्लेसमेंट कह लो, है ना। तो यहां टाइम है, यहां पोजीशन है। तो अब आप ये बताइए कि इसका स्लोप क्या होगा। आप कहोगे वेलोसिटी होगा, मैं कहूंगा वेलोसिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता जिसमें y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन हो, x एक्सिस पे टाइम हो, तो इसका स्लोप आपका क्या देगा? वेलोसिटी की वैल्यू देगा। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो y एक्सिस पे पोजीशन नहीं है, टाइम है। यानी इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, है ना। अब आपका यहां टाइम है, y एक्सिस पे टाइम है और x एक्सिस पे पोजीशन है। तो जब आपने क्वांटिटीज को इंटरचेंज कर दी तो स्लोप v के बराबर नहीं होगा। स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? 1/v के, ना। क्या 1/v के बराबर हो जाएगा? ठीक है, बहुत बढ़िया सर। हाँ, 1/v के बराबर हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा स्लोप होगा, स्लोप मतलब बेस के साथ एंगल tan थीटा, तो ये एंगल जितना ज्यादा होगा 1/v की वैल्यू उतनी अधिक होगी, है ना। तो स्लोप मतलब tan थीटा, तो 1/v की वैल्यू ज्यादा, और 1/v की वैल्यू ज्यादा तो v की वैल्यू क्या? कम। तो इसका मतलब जितना ज्यादा एंगल बढ़ेगा v की वैल्यू कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा एंगल कहाँ है बेस के साथ? सबसे ज्यादा एंगल c के केस में है। तो सबसे वेलोसिटी जो होगी वो सबसे कम होगी, उससे ज्यादा vb की होगी और उससे ज्यादा va की होगी। तो सही सीक्वेंस क्या है? va इज ग्रेटर देन vb विच इज ग्रेटर देन vc। तो va vb vc यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ x एक्सिस, यहाँ पोजीशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो y एक्सिस पे, और टाइम आपका x एक्सिस पे हो, तब तो वो स्लोप v के बराबर होता है। तब वहां जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो आप ये देख लो कि y एक्सिस पे और x एक्सिस पे किस पे क्या रखा गया है, उसी हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, द शूट्स ऑफ प्लांट शो अपवर्ड मूवमेंट। जो रूट होता है और शूट होता है वो मूवमेंट करता है। कौन सा मूवमेंट? ट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट्स में होने वाले डायरेक्शनल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। और कल मैंने इस पे क्वेश्चन भी कराया था, कल मैंने रूट पे कराया था। आज मैंने जो क्वेश्चन दिया वो शूट पे दिया है कि प्लांट का जो शूट होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है। तो इसे हम कैसा मूवमेंट कहेंगे? तो अगर हम स्टिमुलस देखें तो स्टिमुलस क्या हो सकता है? लाइट। तो प्लांट का जो शूट है वो लाइट के तरफ मूवमेंट करता है। प्लांट का जो शूट है वो लाइट के तरफ मूवमेंट करता है। तो हम प्लांट के शूट को क्या कह सकते हैं? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना। और अगर ग्रेविटी स्टिमुलस ले, स्टिमुलस अगर हम बदल के लाइट की जगह ग्रेविटी ले लें, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, शूट ऊपर जा रहा है, यानी ग्रेविटी के हिसाब से आपका जो शूट है वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। तो शूट की ये दो पहचान होती है ना। अब ऑप्शन में दोनों में से जहां जो दिया होगा वो टिक कर देंगे।
पहला दिया है पॉजिटिवली कीमोट्रॉपिक, गलत। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं होता, वो तो रूट होता है। शूट तो निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक नहीं, क्योंकि फोटोट्रॉपिक पॉजिटिवली होता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक, हाँ, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन कभी भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, चले आगे। हाँ सर, आगे चलिए। बहुत बढ़िया, सेशन को शेयर कर दो। और आई थिंक अब आपको ट्रॉपिक मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा। एनसीईआरटी में सारी चीजें दी गई हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। फिर आगे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड? यानी सर इंस्ट्रूमेंट भी याद करना होगा क्या? जी हाँ, याद करना होगा। एमीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर क्या करता है ना, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, कैलोरीमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं और उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोमीटर क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है। तो अब आप बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड? देखो ऐसा क्वेश्चन ना, अगर याद है तो टिक करोगे, नहीं याद है तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड जो है वो हम हाइग्रो से नहीं मेजर करते, क्योंकि लिक्विड की बात आई तो आप समझ रहे हो ये हाई वर्ड यूज होता है ना, क्लियर। तो हाइग्रो से तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं। तो ये आपका सही आंसर है ना, क्या होगा, हाइड्रोमीटर से। अलग अलग लिक्विड, वाटर हो गया, केरोसिन, अल्कोहल, जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी या कह लो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है ना, उसका पता हम किस इंस्ट्रूमेंट से लगाते हैं, हाइड्रोमीटर से। कैलोरीमीटर से हम टेम्परेचर पता करते हैं, पायरोमीटर से, सॉरी, कैलोरीमीटर हीट कितना प्रोड्यूस हुआ वो बताता है। क्लियर, चलिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कराने के पीछे रीजन ये है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा कि किसी एक्सिस के अराउंड अगर फोर्स लगे, जैसे दरवाजा है ना, दरवाजा इस एक्सिस के अराउंड क्या है, जुड़ा हुआ है। अब आप हैंडल पे फोर्स लगा के क्या करते हो, दरवाजे को पुश या पुल करते हो तो दरवाजा रोटेट करता है, डोर। तो ये एक्सिस से ये जो दूरी है ना, एक्सिस से जो दूरी है, तो इसका एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो आपको वही पूछा है, बताइए क्या होगा आंसर। कोरोना ना हो जाए भगवान। क्या होगा आंसर, देखो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर। मास मतलब केजी, और r यानी मीटर का स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। तो केजी मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब केजी मीटर स्क्वायर कहां दिया है, डी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत मायने रखता है, तो फॉर्मूला याद रहेगा, गड़बड़ तो नहीं होगी। ठीक है, अब अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो पूछ भी सकता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एट मून इज हाउ मच टाइम्स टू दैट ऑफ अर्थ? यानी अर्थ पे अगर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है, तो मून पे उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यही पूछा है। निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं आप, बताइए क्या होगा, बताइए। क्लियर, बहुत इजी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, यही होता है ना। हाँ सर, यही होता है। अब लेंथ हमने बदली क्या, सिंपल पेंडुलम की लेंथ नहीं बदली, लेकिन अर्थ से मून पे जाने पर क्या बदल जाएगा, जी।
अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है तो मून पे क्या हो जाता है g/6, और इस g के बदलने से टाइम पीरियड बदल जाएगा। तो अगर मैं यहां लिखूं टाइम पीरियड t इजकल टू 2π√L/g, फिर यहां टाइम पीरियड मून पे क्या लिखना पड़ेगा 2π√L/g/6, है ना। अब ये 6 कहां चला जाएगा ऊपर, तो 6 जो ऊपर जाएगा ये हो जाएगा 2π√6L/g। अगर इस रूट को मैं अलग कर लूं √6 तो बचेगा क्या, वही 2π√L/g, और ये किसके बराबर है, अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर है। यानी मून पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो अर्थ के टाइम पीरियड का √6 टाइम्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया क्या, डन। समझ में आया। तो अगर अर्थ का टाइम पीरियड t है तो उसी सिंपल पेंडुलम को अगर मून पे ले जाओगे तो मून पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √6 टाइम्स ऑफ t। t जितना भी हो, है ना, उसका √6 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, लेंथ तो बदला नहीं लेकिन g बदलने की वजह से √6 टाइम्स हो गया। डन, आगे चले, समझ में आया। चलिए सर आगे चलते हैं नेक्स्ट। If a spring of mass 20 kg has a spring constant of 5 Newton per meter, then its time period is। अब सिंपल पेंडुलम पे तो कई बार क्वेश्चन कराया है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं आप लोग इसको कर पाते हो कि नहीं, बताइए। बताइए क्या होगा आंसर। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। देखो एनडीए में ना कई बहुत सारे न्यूमेरिकल फिजिक्स में एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो जितने फॉर्मूले हैं सब एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए आपको, है ना। बताइए क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, चलिए मैं बताता हूं। फॉर्मूला है 2π√m/k। स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है, स्प्रिंग जो कांस्टेंट होता है वो k होता है ना। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम k कहते हैं। आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चन जहां स्प्रिंग को हमने क्या किया, जोड़ दिया, है ना। फिर बात समझ में आई, स्प्रिंग को हमने जोड़ दिया तो स्प्रिंग का कांस्टेंट k है। अब वो दिया है कितना, स्प्रिंग कांस्टेंट 5 न्यूटन पर मीटर, यानी k की वैल्यू दी है 5 न्यूटन पर मीटर। मास दिया है कितना 20 kg। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका टाइम पीरियड 2π√20/5। अभी हो जाएगा 5 4 जा टाइम्स, तो √4 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 इंटू बाहर 2π है, ये हो जाएगा आपका 4π। तो आंसर क्या है, आंसर आपका 4π। डन, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम इज एन एग्जांपल ऑफ। क्विक लाइम से जब हम पानी डालकर स्लेक्ड लाइम बनाते हैं तो ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो आइए थोड़ा गौर कीजिए रिएक्शन पे। क्विक लाइम किसे कहते हैं, CaO को। मिलता कहां से है, ये मिलता है लाइमस्टोन से। किससे मिलता है, लाइमस्टोन से, यानी चूने का पत्थर। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या करो, पानी डाल दो, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। दो रिएक्टेंट, वो दो रिएक्टेंट कौन से हैं,
एक है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है पानी, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, फिर हम टिक क्या करेंगे? जरा ध्यान से देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में जब आपने पानी डाला और स्लेक्ट लाइम बना तो हीट रिलीज हुई ना, और जब भी हीट रिलीज हो इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन क्या भी होता है? एक्सोथर्मिक। तो इसे हम कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब क्या एक्सोथर्मिक दिया है? हाँ दिया तो है, तो फिर ये टिक कर देंगे। कॉम्बिनेशन दिया होता तो फिर वो टिक कर देते, है ना? डन, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है ना सर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या होगा। लेट अस कंसीडर ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस r and length l. Let its resistance be r. If the radius of another copper wire is 2r and length is l by 2, यहाँ l होगा, ठीक है, then the resistance of the wire will be. अब ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं प्रैक्टिस, अब आपसे उम्मीद है कि आप इसे सॉल्व करो, बताओ क्या होगा आंसर। ये आपको सॉल्व करना है, आपकी जिम्मेदारी, आपको सॉल्व करना है। पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखो दो पार्ट में सॉल्व होगा, ठीक है, दो पार्ट में। पहला वायर कॉपर का वायर जिसका रेडियस कितना है? रेडियस आर है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। लेंथ कितना है? लेंथ है एल, और रेजिस्टेंस कितना है? आर। ये हो गया आर इजकल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर, अब कमाल की बात देखो, दूसरा वायर भी कॉपर का बना है तो मटेरियल सेम हो गया। पहला वायर भी कॉपर का, दूसरा भी कॉपर का। अब मटेरियल सेम होने से क्या सेम होती है? रेजिस्टिविटी। तो अगर यहां रेजिस्टिविटी आपने रो ली है तो यहां दूसरे वायर के लिए भी रेजिस्टिविटी रो लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो रो ले लिया। फिर रेडियस कितना है? 2r। तो अगर रेडियस 2r है तो एरिया ए डैश अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई 2r का स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब पहले वायर के लिए पाई आर स्क्वायर बराबर क्या माना था? एरिया। तो ये पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4a। यानी दूसरे वायर का जो एरिया है ए डैश वो 4a के बराबर है, क्योंकि हमको सेम टर्म्स में लिखना है ना। लेंथ कितना है? लेंथ आपका l/2 है, यहां लेंथ हो गया l/2। डन। अब इसका रेजिस्टेंस पूछा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R इजकल टू रो, रो L कितना है? l/2 अपॉन एरिया, एरिया कितना है? 4। तो ये हो जाएगा रो L, 2 नीचे आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये दूसरे वायर के लिए, सेकंड वायर के लिए रेजिस्टेंस है, तो यहां रो L अपॉन ए की जगह क्या देख रहे हो? R। पहले वायर का रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं? हाँ सर। तो ये हो जाएगा R/8, और R/8 हो जाएगा तो हमारा आंसर आ गया क्या? ठीक, ठीक है, हमारा आंसर आ गया डी। तो पहले वायर के टर्म्स में दूसरे वायर की डाटा निकालकर वैल्यू पुट कर दो और आंसर पहले के रेस्पेक्ट में बता दो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आया है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हुआ, हाउ मच यूनिट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 30 डेज, आपको यूनिट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, बिजली बिल निकालना हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? दिमाग में ये ध्यान रखो, हम लोग बिजली यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने का ही पैसा दे रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किस यूनिट में करते हैं? तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हम किलोवाट आवर में। इसमें किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर को ही हम 1 यूनिट कहते हैं। अब अगर आपको 1 यूनिट का दाम पता है
तो आपने जितने किलोवाट आवर यानी जितने यूनिट कंज्यूम की है उतने यूनिट का दाम निकाल सकते हो, है ना। अब फिलहाल यहां हमको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो होती है वो किलोवाट इंटू आवर होती है, पावर इंटू टाइम, पावर किलोवाट में, टाइम आवर में। आपको पूछा है कि 30 दिन में कितनी बिजली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, यूनिट पे बताना है। तो यूनिट कैसे निकालेंगे, किलोवाट आवर निकाल लो, पता चल जाएगा। तो यहाँ आपका जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसका पावर कितना है, 100 वाट। पावर को 100 वाट से किलोवाट में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड वाट्स को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया किलोवाट, इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना है, 10 आवर। ठीक है, ये तो एक दिन का निकला। तो ऊपर 3 जीरो, नीचे 3 जीरो, तो 1 डे में कितना, 1 डे में आपका 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट खर्च हो रहा है। तो 30 दिन में कितने यूनिट खर्च होगा, 30 यूनिट खर्च होगा। तो 30 डेज में 30 इंटू 1 यूनिट यानी 30 यूनिट। यहां आपका आंसर होगा सी। डन। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। You are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media you are given water, mustard oil, glycerine and kerosene. In which of these media a ray of light incident obliquely at same angle would bend the most? Water है, glycerine। यहाँ आपको ऑप्शन में थोड़ा बदलना पड़ेगा। वाटर हो गया, मस्टर्ड ऑयल की जगह क्या लिख लीजिए, केरोसिन। ठीक है, केरोसिन तो है, सॉरी, यहाँ आपको ऑप्शन बदलना पड़ेगा, थोड़ी सी यहाँ ऑप्शन बदलना पड़ेगा। मस्टर्ड ऑयल और ग्लिसरीन, मस्टर्ड ऑयल की जगह कर लीजिए टर्पेंटाइन ऑयल, और ग्लिसरीन की जगह कर लीजिए बेंजीन। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि लाइट, एयर में से लाइट इन चारों मीडियम में 1 बाय 1 एक एक बार करके हम एंटर करा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा लाइट किस मीडियम में बेंड होगी, यानी कि एक बार लाइट एयर से वाटर में जा रही है, एक बार लाइट एयर से टर्पेंटाइन ऑयल में, एक बार एयर से बेंजीन में, और एक बार एयर से केरोसिन में। तो कहाँ लाइट का सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा। अब आप ये देखो, ये चारों मीडियम एयर से ज्यादा डेंस है, यानी एयर के रेस्पेक्ट पे डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो जब भी एयर से किसी डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। और अगर दूसरा वाला मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा तो लाइट की बेंडिंग भी नॉर्मल की तरफ उतना ज्यादा होगी। अब दूसरा मीडियम डेंस कितना ज्यादा होगा ये पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इन चारों मीडियम में जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होगा वो मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा डेंस होगा, और वो लाइट को क्या करेगा, लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, है ना, इधर नॉर्मल की तरफ। बात समझ में आ गई। तो इन चारों में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है। बताओ आंसर क्या होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने क्लास 10 में पढ़ा है, ये टेबल। अब टेबल को याद रखना पड़ेगा थोड़ा। तो ये देखिए, वाटर 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47 और बेंजीन का 1.5, है ना। तो वाटर, केरोसिन और टर्पेंटाइन ऑयल और बेंजीन, सबसे ज्यादा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दिखा, सबसे ज्यादा दिखा बेंजीन का 1.5। तो सबसे ज्यादा डेंस मीडियम कौन है, बेंजीन, और सबसे ज्यादा डेंस मीडियम है तो वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, है ना, नॉर्मल की तरफ। तो फिर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बेंजीन। यानी कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वाटर का,
तो वो कम बेंड करेगा। फिर उससे ज्यादा इसका क्या कहते हैं, केरोसिन का, है ना, वो और थोड़ा बेंड करेगा ज्यादा। उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन ऑयल का, वो और ज्यादा बेंड करेगा। उससे ज्यादा बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये और ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, तो आपको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, आपको यहां दिख रहा है कि लाइट एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के सरफेस पे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो इंसिडेंट होने के बाद जो उसका रास्ता होगा, पाथ होगा, वो सही पाथ किस डायग्राम में दिखाया गया है, बताइए क्या होगा आंसर। पकड़ में आया, पकड़ में तो आ ही गया होगा। अच्छा ये देखो, रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, दो सरफेस पे हो रहा है। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर बाहर वाले पहले सरफेस पे देखोगे तो यहाँ बाहर एयर है, अंदर ग्लास का बना हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। एयर और ग्लास, ये रेयरर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। तो लाइट जब यहाँ एंटर करेगी तो किधर बेंड करेगी, रेयरर से डेंसर जाते समय वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो सीधी तो नहीं जाएगी। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इन दोनों में देख लेते हैं, किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो यहाँ भी नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है, यहाँ भी नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। ठीक है, अब दूसरे सरफेस की बात कर लें। जब लाइट दूसरे सरफेस से बाहर निकल रही है तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो किधर बेंड होती है, नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहाँ क्या था, यहाँ तो सीधे गुजर गई, तो ये गलत हो गया। और यहाँ देख रहे हो कि जाना था ऐसे, नॉर्मल से दूर बेंड हो गई। तो ये जो बेंडिंग है, रास्ता जो पाथ है लाइट का, ये बिल्कुल सही दिखाया गया है। और ये है आपका बी, और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, है ना। कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब कोई लाइट एंटर करेगी, पहले वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और फिर जब बाहर निकलेगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, और जब निकलेगी तो वो इंसिडेंट रे के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन, जिसमें हमने मॉक सीरीज में कुछ बेहतरीन साइंस के क्वेश्चन किए जो आपके एनडीए एग्जाम में आ सकते हैं। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और मिलते हैं अगले एनडीए मॉक सीरीज के अगले पार्ट में, जिसमें हम फिर से दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको एनडीए एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।